तो देखो ये स्टेटमेंट का सवाल है, तो वन बाय वन स्टेटमेंट समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर इन द स्फीयर, ठीक है। तो अगर हम हॉलो स्फेरिकल में, हॉलो स्फीयर में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू रखते हैं, तो इसके बाहर अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो फाई होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, समझे। यानी इसमें कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात लिखा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर, क्यों? डाइपोल की वजह से अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कुछ आर डिस्टेंस पे इसके अंदर ही स्फीयर का, तो ई की वैल्यू ये आएगा नहीं, ये होता है के पी डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 शॉर्ट डाइपोल के लिए। यहाँ से अगर इसके एक्सियल पे भी निकालेंगे, एक्सेस पे भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई का फॉर्मूला नहीं होता है ई इक्वल टू शॉर्ट डाइपोल के लिए, इधर लिख देता हूँ, ई की वैल्यू ये आएगा हमारा 2kp डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, तो जीरो कहाँ हुआ। यानी पहला वाला स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करेंगे स्टेटमेंट 2 का, केयरफुली ध्यान से सुनना। ये कह रहा है इफ r is the radius of solid metallic sphere and charge q, total charge on it, the electric field at any point on the surface of the radius ठीक है, r less than r is zero but the electric flux through the closed spherical surface of radius r is not zero। ये कह रहा कि अगर हम ये इस पे चार्ज हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, प्लस क्यू, ठीक है, ध्यान से समझना जरा। इस पे कैपिटल क्यू है, इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर का यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो इसमें कह रहा है हमारा इफ आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर रेडियस आर लेस देन जीरो, जीरो, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हॉलो स्फीयर हो या कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे फैल जाता, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी यहाँ पे अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा जी, जीरो, ठीक है। इस बात से सहमत हो? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा, लेकिन ये कह रहा कि फ्लक्स जीरो नहीं होगा। अब बताओ, इसको अगर गॉसियन सरफेस मानते हैं तो इसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, जब कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कैसे होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा। लेकिन ये कह रहा कि फ्लक्स जीरो नहीं होगा, तो यानी ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। अब हम इसमें ऑप्शन सर्च करेंगे। फ्लक्स समझ रहे हो क्यों जीरो हो रहा, क्योंकि Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये खुद ही जीरो है, तो ये जीरो होगा ना। और ये कह रहा कि जीरो नहीं होगा, तो गलत हो गया ना। तो ऑप्शन जरा सर्च करो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल का सवाल होता है, बस ये है प्रॉपर ढंग से समझना होता है। देखो ध्यान से देखना इसे, ठीक है। इसमें कह रहा कि योर चार्ज पार्टिकल मास m एंड चार्ज q moves along the x-axis with velocity v naught. When it passes through the origin, it enters a region having the uniform electric field E minus E j cap, which extend up to x equal to d. Equation of path of electron in the region x greater than d, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन g, अगर d लेते हैं, स्मॉल d से ज्यादा लेते हैं, उसके बाद उस रीजन में उसका इक्वेशन पूछ रहा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो सिंपली यहाँ पर चार्ज कितना लिया है जी, q सिंबल लिया है ना, ध्यान से देखना। तो अगर हम इसे बनाएंगे, सिंपली इसे बना लेते हैं, ध्यान से देखना ऐसे, ठीक है। अब इधर की ओर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं x एक्सेस मानता हूं, इसे हम y एक्सेस मानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ये ओरिजिन है जीरो, इधर हमारा जो है q चार्ज पार्टिकल v नॉट से इधर जा रहा है, इस पर जब फोर्स लगेगा तो कुछ इसका पाथ ऐसा बन जाएगा। और जब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे है x इक्वल टू डी, और जब x ग्रेटर देन d पे जाएंगे तो यहाँ कोई फील्ड ही नहीं है,
इसका पाथ निकल जाएगा तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ऐसे, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो इसका हमें बोल रहा है कि इक्वेशन बनाइए, तो क्या बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा आना चाहिए। अब वो मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला हूँ जी, इसमें यूज करने वाले हैं कि अगर हमें x1 y1 पता हो पॉइंट और स्लोप पता हो, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब एक पॉइंट और स्लोप पता होता है तो इसी का यूज करके हम इस सवाल को बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल, अगर मैं कोऑर्डिनेट नीचे मान रहा हूं तो ध्यान देना ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा d, ये स्मॉल d है, ध्यान देना d का मान लो ये कोऑर्डिनेट y0 होगा। अब कोई दिक्कत थोड़ी ना, अब एक कोऑर्डिनेट पता चल जाए, इसका स्लोप पता चल जाए, तो स्लोप निकालना बहुत इजी होता है। स्लोप का मतलब क्या जी, टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है आपको। टेन थीटा कैसे निकालते हैं जी, वी वाई, और ये हॉरिजेंटल में तो यही रहेगा वी नॉट अपॉन वी एक्स लिख सकते थे। अब ये वी वाई निकालने का तरीका क्या होता है, वी वाई कैसे निकालते हैं, वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये तो 0 हो गया इनिशियल में, क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। अब ए वाई निकालेंगे कैसे जी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और टाइम कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है डी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नॉट, ये कितना हो जाएगा क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट, सिंपल। अब यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। बेसिक फंड जो ये टेन थीटा यहाँ पे निकाल रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y भी निकाल लो, कोऑर्डिनेट भी पता, d तो पता ही है, y कैसे निकालते हैं जी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सिंपल। ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल में सिर्फ x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, ये कितना हो जाएगा हाफ ए की वैल्यू कितना है जी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नॉट का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम वी नॉट का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये हमें पता चल गया, इसको हमने वाई नॉट कंसीडर किया। अब हम लोग इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेंगे, समझ रहे हो। इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे जी इतने में ही हो जाएगा तो यही कर लो, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं इक्वेशन को, ठीक है। ये वी वाई निकाले हैं हम लोग, इसे इधर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, नहीं सब एक ही समझ लोगे, और इसको जो है जरा इधर कर लो, ठीक है। अब इसको जो है नीचे तक कर लो, बहुत बेसिक फंडामेंटल का है, तो थोड़ा सा मैथ के तरीके से करोगे वही इक्वेशन यूज करने जा रहा है। y माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। अब y जो है हमारा y माइनस वाई वन मतलब इस कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं हम लोग x1 y1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का कितनी वैल्यू दिया है जी, क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, टू एम वी नॉट का स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू स्लोप। स्लोप का मतलब जो टेन थीटा निकाले थे कितना आया था जी हमारा, क्यू ई डी कितना है जी, क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट में x माइनस डी, सिंपल। अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उसी को सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि उसी फॉर्मेट में आंसर भी दिया है, इसको लिखते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, x माइनस डी, और ये माइनस माइनस प्लस फिर इधर आएगा तो माइनस क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम
वी नॉट का स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। तो क्यू ई डी एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस डी, और यहाँ पे क्या बचेगा जी माइनस का डी बाई टू। क्लियर है? मतलब आपको अगर केयरफुली समझते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा, फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज़ है इसमें, अगर इतनी तगड़ा मैथ यूज कर रहे हो तो ये भी ध्यान देना कि ये स्लोप इसका जो निकालोगे वो माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना था माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे भी लेना था माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यानी इस माइनस को अंदर ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पर होगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का डी माइनस का डी बाई टू, इसे डी बाई माइनस तो डी बाई टू आएगा, ये हो जाएगा क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डी बाई टू और माइनस का एक्स। बहुत बेसिक फंडामेंटल का सवाल था, तो इसमें मैच कराते हैं हम लोग। क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर डी बाई टू माइनस एक्स, दैट मीन्स इसका जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सवाल बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का है। हाँ, इसमें मैथमेटिक्स यूज हुआ है, इसीलिए मैंने कहा इस पैटर्न का जरूरी नहीं है कि नीट में आ जाए, लेकिन इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हो तो कर सकते हो। यानी इसमें क्या क्या मैथमेटिक्स का यूज हुआ, पहला तो ये इक्वेशन यूज किया, दूसरा क्या यूज किया जी मैं कि अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप जो होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव, अगर हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप कैसा लेते हैं हम लोग निगेटिव। ठीक है, अगर इसे समझना भी चाहो, अगर इसे समझना चाहो तो ऐसे ही तो कहते हैं हम लोग, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब, इसमें सिर्फ साइन थीटा, इसमें क्या जी टेन थीटा, और इसमें क्या जी कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का कॉसेक हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो इसका एंगल देखोगे तो इसके बीच में या इसके बीच में आएगा, सिंपल। मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज हुआ है ना, तब जाके हम लोग का इसका फाइनल आंसर आसानी से टिक कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग some positive charge on it is released from the edge of the table. There is a uniform electric field in this region. The horizontal direction, which of the following option the correctly describe the trajectory of the mass? ठीक है, and curve draw the systematically and not scale, मतलब रफली इसका डायग्राम बनाना है। मेरी बात समझना ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से कह रहा कि हमारा जो यहाँ पे टेबल से यहाँ पे एक चार्ज इस तरीके से हॉरिजेंटली क्या है गया है टेबल से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई है। तो बताओ जब आप इधर किसी पार्टिकल को ऐसे करोगे ड्रॉप तो ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो कुछ पाथ तो ऐसा होगा ना, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा है हमारा जी लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है हमारा एम जी लगा दो डायरेक्ट, और इधर क्या लग रहा है हमारा क्यू ई लग रहा है, तो नेट फोर्स कहीं इधर लग रहा है हमारा एफ नेट, सिंपल। तो इसमें जनरल आप यूज कर सकते हो स्लोप का कॉन्सेप्ट, समझे कि नहीं। इसने इसीलिए मेंशन कर दिया है कि भाई देखो इसको एक्स एक्सेस लो, इसको वाई एक्सेस लो, इस पाथ में अगर आप जाएगा तो आप टेन थीटा निकालोगे सिंपली यहां से, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, इसी को तो स्लोप बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जी, ध्यान से देखना। टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो है हमारा x है और ये जो कंसीडर कर रहा है वो y है। सपोज दैट यहाँ पे पहुंचा x कामा y सिचुएशन मान ले रहे हैं, ठीक है। टेन थीटा ये इससे भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा, तो यहाँ से अब क्या करोगे, या तो इसका डायग्राम साफ सुथरा ऐसे बना लो, देखो ऐसे ही तो बना रहा है ट्रेंगल, जो पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ मैं थीटा
तो इसको मैं बोल रहा हूँ x, ये y है। यहाँ पे ट्रायंगल फोर्स का भी बना लो, ज़्यादा सही है। यहाँ पे ऐसे इसको मैं कितना ले रहा हूँ थीटा, और इधर कितना लग रहा है mg, और इधर कितना लग रहा है QE। तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना हो जाएगा जी, mg अपॉन QE इक्वल टू y बाई एक्स। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, mg डिवाइडेड बाई QE इंटू एक्स, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। हमको इसे बेसिक समझना था कि कैसी रिलेशन y और x में आएगा। तो हम देखें कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी इसका फाइनली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली समझोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इधर का ये क्वेश्चन देखो, अच्छा है। ये कह रहा है कि द सरफेस charge thin in finite plane sheet of uniform charge density sigma plus and sigma minus where sigma plus greater than sigma minus 1। इसका मैग्नीट्यूड प्लस वाले का माइनस से ज्यादा है। intersect at the right angle, which of the following best represent the electric field lines for this system। पता है, तो बहुत बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, आप यहीं पे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है हमारा। ठीक है, ऐसे ये जो सीट है एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये कैसा चार्ज है हमारा जी, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। ध्यान से समझना, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डायग्राम बना है उसी तरीके से मैं ले रहा हूं। तो ये सिग्मा प्लस है, ये सिग्मा माइनस है। अब खुद सोचो, अगर इसकी वजह से फील्ड निकालोगे तो ई अगर प्लस वाले की वजह से निकालते हो, यहां लिख लो पहले। ठीक है, इसे E1 कह दो, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 अगर निकालते हैं माइनस की वजह तो सिग्मा माइनस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये देखो, इसकी इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, 2 एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में सेम है। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि हमारा जो है E1 ग्रेटर देन E2 है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तब भी। ठीक है, तो जब यहाँ से अगर बनाओगे तो ये वाली डंडी प्लस वाला बड़ा बनाओगे, ये वाला छोटा बनाओगे, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऐसे ही तो आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, यानी इसमें समझना है क्या। अब देखो, ये प्लस की वजह से मान लो ऊपर जाएगा और इस माइनस की वजह से इधर आएगा, इसके पैरेलल इधर है तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। यहाँ भी बना ही लो, प्लस की वजह से नीचे, माइनस की वजह से इधर, तो इसके पैरेलल इधर इसके, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। प्लस की वजह से नीचे, माइनस की वजह से इधर, इसके पैरेलल इधर इसके, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। समझ रहे हो, यानी ऐसे जा रहा फिर ऐसे आ रहा है, यानी इसमें ये फिगर है और ये फिगर है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के टिक करना है। क्या समझना है जी, ये डंडी थोड़ी सी बड़ी है इसमें, देखो, क्योंकि ये वाली डंडी बड़ी है क्योंकि सिग्मा प्लस का मैग्नीट्यूड सिग्मा माइनस से ज्यादा था, इसलिए हमारा बी और डी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डंडी उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो सिंपली जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यही तो फील्ड लाइंस बनाया हूं। समझे कि नहीं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। देखो, ये दो नीचे और दो ऊपर। आप फील्ड लाइंस बना के भी समझ सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो दिया है कि कौन ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा कि पार्टिकल चार्ज Q मास m इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E naught 1 minus ax square in the x direction where a and E naught are constant. Initially the particle was at rest x equal to 0. Other than initial position, kinetic energy of the particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin। तो ये बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, यही बात ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया है E इक्वल टू E नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कह रहा है यहाँ से रेस्ट से शुरू हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और फाइनल वेलोसिटी भी कह रहा है रेस्ट पे आ जा रहा है तो 0। तो मान लो कितना चला x, 0 से
कितना चला x। तो इसको डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से W इक्वल टू डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये जीरो है और ये भी जीरो है क्योंकि यहाँ भी रेस्ट यहाँ भी रेस्ट, यानी वर्क जो निकालेंगे वो हम जीरो कर देंगे। बेसिक फंडामेंटल। तो वर्क निकालेंगे कैसे जी, W इक्वल टू एफ डी एस होता है हमारा, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जीरो से x। फोर्स कितना हो जाएगा हमारा Q इंटू ई, तो E की वैल्यू कितना है E नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको डायरेक्टली जीरो कर देंगे, तो यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब जीरो क्यों कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं इसे समझा रहे थे कि ये क्यों जीरो हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करके दिखाता हूं। इंटीग्रेट करें, इसमें Q ई नॉट कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, यहाँ 1 है तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अब देखो इसका माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन हो गया, जीरो से x ऐसे मान सकती हो, ये जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा उधर चला जाएगा तो जीरो, इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो x इक्वल टू डायरेक्ट मैं कर देता हूँ a x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यहां से कट करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई ए है, तो जो x की वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट में 3 डिवाइडेड बाई ए आएगा। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। ठीक है, इसका फाइनली जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन का है, प्लस में दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट अ पॉइंट A एंड B of the right angle triangle OAB, see figure. The resultant electric field at O is perpendicular to the hypotenuse, then Q1 upon Q2 is proportional to। ठीक है, इसका मैं फिगर जो है दूसरा बना लेते हैं ताकि, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, थोड़ा छोटा भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। ये कह रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा वो सिर्फ इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। ठीक, ये जो है 90 डिग्री है, समझ रहे हो, इधर ही नेट फील्ड हमको निकालना है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, यहाँ पर हमारा चार्ज कितना है Q2, यहाँ पर चार्ज हमारा है Q1। ठीक है, इसको अगर हम लोग अल्फा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो आएगा कितना जी, ये कितना है हमारा x2, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर, इस ये डिस्टेंस कितना है x1, इसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर निकालना है, तो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर ले लीजिए कंपोनेंट। ठीक है, इधर वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर दीजिए। अब ध्यान से समझना, ये वाला लाइन ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा हमारा 90 माइनस अल्फा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अगर और इजी करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा तो फिर ये अल्फा होगा। तो कंपोनेंट लेना इजी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर आए, तो इसका कंपोनेंट जब इधर लोगे तो कितना हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर, इधर एंगल नहीं है तो साइन अल्फा, और ये साइन इधर अल्फा इधर ही है, तो इसका कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर कॉस अल्फा। अगर ये बराबर कर दे जीरो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इधर आ जाएगा। देख रहे हो, कुछ करना नहीं था, मतलब आप बेसिक फंडामेंटल यूज करोगे तो सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वल करना पड़ेगा।
KQ2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन अल्फा। अब k से k कट गया हमारा, ठीक है, और इधर लाओ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर, कॉस अल्फा को इधर डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा टेन अल्फा। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये हो जाएगा हमारा x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर। टेन अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल में, इसी को तो हम लोग माने हैं, इस वाले एंगल को अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा जी, इसकी वैल्यू रखेंगे तो x1 डिवाइडेड बाई x2, तो एक x1 यहाँ से कटा, एक x2 यहाँ से कटा, तो ये होगा हमारा x2 डिवाइडेड बाई x1। लेकिन इसमें Q1 अपॉन Q2 पूछा है, तो इसी को उल्टा कर दो ना भैया, Q1 डिवाइडेड बाई Q2, ये हो जाएगा हमारा x1 डिवाइडेड बाई x2, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझना है, एक दो स्टेप समझने के बाद आपको सवाल बहुत इजी लग जाएगा, आप आंसर आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कंसीडर द फोर्स F ऑन अ चार्ज Q ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल रेडियस R कैरिंग चार्ज Q distributed uniformly over it. Which one of the following statement is true for F if Q is placed at the distance R from the center of the cell? ठीक है, तो किसमें फोर्स निकलेगा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो जब अगर हम लोग स्फेरिकल सेल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है, आप इसे ओरल कर सकते थे लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। अगर हम यहाँ स्फेरिकल सेल लेते हैं, तो जो सेल होता है वो हॉलो स्फीयर की तरह होता है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारा इस तरीके से, पॉजिटिव मैं मान रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है, ध्यान से समझना, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो बाहर r डिस्टेंस पे इसका E कितना होता है जी, कि मान लो इसका चार्ज को कैपिटल Q ले रहा है, तो कैपिटल Q, कंसीडर अ फोर्स F ऑन चार्ज Q यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर इसके हम लोग सरफेस पे E निकालते हैं तो ये आता है हमारा के Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर हम इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तो E 0 आता है। हमें लगाना है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि स्मॉल q पे फोर्स कितना लगेगा ये पता करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, R लेस देन R पे E 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे कह रहा R लेस देन R पे, यहाँ पे भी नहीं होगा, R ग्रेटर देन R पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो R ग्रेटर देन R पे फोर्स कितना लगेगा जी हमारा, क्यू ई की वैल्यू कितना है जी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये के की वैल्यू रख देना है क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका अगर हम लोग आंसर मैच कराएंगे तो ये मैच कर रहा सी, ये कर रहा है सबके लिए, हर केस के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ बाहर के लिए ही वैलिड है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, उसे सिंपली अप्लाई करोगे आपका आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर kept in such a way that angle between them 30 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन shown between the given, ठीक है, सही बात समझी। तो उसके बीच में जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी भी पॉइंट पे। जब कोई सीट लेते हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं, तो उसके बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके बाहर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें डिस्टेंस तो आ नहीं रहा, इसलिए डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग करके बताते हैं, बहुत बेसिक है ये भी, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है
इसका जो है मैं फिगर बना ले रहे हैं रफली, ताकि इसका आंसर निकालने में हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको इतनी बात तो पता ही होगा कि अगर हम कोई सीट लेते हैं इस तरीके से, अगर ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, मान लो पॉजिटिव होता तो इसका डायरेक्शन दूर होता, नेगेटिव होता तो पास आता। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ई, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही माइनस सीट होता, माइनस चार्ज होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता। बस इतनी ये तो सबको पता है, ठीक है। हर चीज सबको पता होता, बस अप्लाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है भाई? करना ये है कि यहां से जो है लाइन ड्रॉ कर लो, सबसे बेहतरीन। यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो, पक्की बात। उसके बाद अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो, और यहीं से जो है पास होने वाली, यहीं सारा निकाल लिया जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, हमको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। ऐसे अब लगा परपेंडिकुलर, मतलब ये दिखना चाहिए 90 डिग्री, ये कितना दिखना चाहिए 90 डिग्री, तो काम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इस पे पॉजिटिव सिग्मा है प्लस सिग्मा, तो इसकी वजह से जो इधर आएगा वो आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी प्लस सिग्मा है भाई साहब, तो इसकी वजह से भी सेम ही होगा, यहाँ पर E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी है दोनों सेम। अभी देख रहे होगे एक्स कैप और वाई कैप लिखा है, वो मतलब आई कैप और जे कैप की बात कर रहा है, सीधी सी, है ना। तो इसमें अगर हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भाई ये जब अगर हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30 है, क्योंकि मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ये 30 90, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। ऐसे लाइन वर्टिकली अपोजिट, ये भी 60 हो गया। अगर आप 30 के टर्म में लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सिंपल ई लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ई का इधर कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा ई साइन 60, और ये हो जाएगा हमारा ई कॉस 60। अब एक बात समझना है कि इधर वाले डायरेक्शन को x माना है, इधर वाले डायरेक्शन को y माना है। तो अगर इधर पॉजिटिव x एक्सेस है तो इधर नेगेटिव x एक्सेस है, ऊपर पॉजिटिव y एक्सेस है तो नीचे नेगेटिव y एक्सेस। बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यूज करोगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, इसका नेट, यहाँ पे नेट फील्ड को वेक्टर के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ई नेट, ठीक है। अब देखो जहां से लिखना शुरू करो, मान लो ये ई है, वैल्यू अभी रुक के रखेंगे, ये ई है, किस डायरेक्शन में है जी वाई कैप। आप चाहो तो जे कैप लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई कैप लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन बता रहा है, जैसे ई जो है वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो वाई में जो है ये नीचे है कितना, माइनस का ई साइन 60 वाई कैप माइनस के साथ, ये कैसा है इधर, ये भी माइनस में है, ये है ई कॉस 60 एक्स कैप। अब इसकी वैल्यू रख के कॉमन लिख के लिख दो, सॉल्व हो गया, है ना। सबकी वैल्यू, अच्छा ये कॉमन ले लिया, ई को सब जगह से कॉमन ले लो भाई, ये कितना हो जाएगा वाई कैप माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है, √3/2 वाई कैप माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 एक्स कैप। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर लो, क्योंकि ई सब जगह से बाहर ले लिया गया है। अब ई की वैल्यू यहाँ रख दो भाई साहब, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस 1/2 एक्स कैप, ये आएगा। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, समझे। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, मैच कराएंगे, तो सब में तो बाहर ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 वाई कैप, ये है डी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है?
डी मैच कर रहा है। यानी सवाल देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी से इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। एक बार सीखोगे तो हर सवाल आपको बहुत बेसिक लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ द फॉर्मूला E Q enclosed upon epsilon naught A is applicable in the formula. Epsilon naught permittivity of free space, A is the area of Gaussian surface and Q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface. This equation can be used for the following situation. इसमें कौन से सिचुएशन के लिए ये वैलिड है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो हम स्टेटमेंट ही पूरा बताते हैं। देखो अगर इसको हम पहले गॉसियन सरफेस से हम गॉस थ्योरम बताते हैं। क्या होता है गॉस थ्योरम? कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर क्लोज्ड सरफेस है, अगर इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, तो ये होता है हमारा टोटल फ्लक्स। इससे कितना निकलता? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, जैसे इसे अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कॉस जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ई अगर कांस्टेंट है तभी तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा यहाँ जीरो कंसीडर किया हूँ, ध्यान देना। कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ अगर इसको टोटल सरफेस एरिया में मानूंगा कितना ए, तो उसको डिवाइड कर दो तो ये ई की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, मैं क्लोज इंटीग्रल डी ए का टोटल हम एरिया कितना माने इंटीग्रेट करने के बाद? ए। एक्चुअल में हम गॉस थ्योरम को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसमें स्टेटमेंट का सवाल है, मैं इसलिए इसको डिस्कस किया कि हम इस तरीके से करते हैं कि आप समझ जाओगे। ये कह रहा एनी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, किसी भी तरीके का गॉसियन सरफेस यूज कर लो, आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, सब जगह नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये पहली बात तो सीधे सीधे ई जब कांस्टेंट है तभी तो इधर आएगा, नहीं तो ये भी इंटीग्रेशन का पार्ट होगा। हो सकता है ई ही हमारा 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो वो भी आप देखोगे वो भी इंटीग्रेट होता है। मान लो एरिया आप निकालोगे फिर उसको फंक्शन होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। यानी पहली बात तो ई तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कह रहा है फॉर एनी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस नहीं होगा, ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ होगा तो काम हो जाएगा, सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस से काम नहीं होगा, ठीक है। सी वाले में ओनली व्हेन गॉसियन सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ई मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तो हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में ई तब बाहर आ जब कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जी? सी ऑप्शन, ठीक है। देखो जो हमारा सरफेस है वो गॉसियन सरफेस होना चाहिए। जब गॉसियन सरफेस हमारा होगा तभी हम इसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे ये ऐसे बना दिया हूं, ऐसे नहीं, आप ऐसा ले सकते हो। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे अगर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो इसके हर एक पॉइंट पे v सेम होगा। गॉसियन सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, ठीक है। मेरी बात समझे? और भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये मैं प्लेन बना रहा हूं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इसीलिए यहाँ पे थीटा कितना कंसीडर किया हूँ? 0। तो इसे आसानी से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। हमको इसे विजुलाइज करके समझना था। अगर ये आप ऑप्शन पहले पढ़ते कि आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, तो क्या पता चलता कि पहली बात तो गॉसियन सरफेस होना चाहिए हमारा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे हम आसानी से बाहर लाए, फिर इसको इंटीग्रेट करें तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। यानी यही लाना था। ये कह रहा है ये किस सिचुएशन के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत थ्योरेटिकल सवाल था, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है?
देखो कोई भी इस तरीके के थ्योरी के क्वेश्चन आए तो पहले उसे थोड़ा सा उसके थ्योरी पे जाना पड़ेगा, तब वो हो सकता है आप उसको पेन न चलाना पड़े, डायरेक्ट समझ के भी टिक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री चार्ज पार्टिकल ए बी एंड सी with charge -4q 2q -2q are present on the circumference of a circle radius d. The charge particle AC and center O of a circle form the equilateral triangle as shown in the figure. The electric field at O along the x direction. मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, आप ऐसे ओरल कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना। कैसे जी? अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक फिगर बना सकते हो, है ना? हो सकता है आप और बेटर समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक, अगर यहाँ से अगर हम बनाते हैं ऐसे एक्स एक्सिस और इसको बनाते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो है चार्ज कितना है 2q है, यहाँ पे चार्ज माइनस का 4q है और यहाँ पर है माइनस का 2q। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे है? सेंटर पे निकालना है, ओ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये माइनस है तो इसकी वजह से इधर फील्ड होगा हमारा ई, ठीक है, और इसका रेडियस डी ले रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कि 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होगा। समझे? थोड़ा इसे सही से लिखता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखेंगे हम लोग, इसे ई मान लेते हैं या डायरेक्ट हम वैल्यू ही लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा के 4q डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। क्लियर है? ये माइनस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा के 2q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो इसकी वजह से इधर दूर की ओर जाएगा, ये हो जाएगा के 2q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये देखो ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, के 2q अपॉन डी स्क्वायर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो ये 2q और 2q 4q हो जाएगा, सेम इसी के इतना। और यहाँ पर जो है हमारा ये एंगल कितना है जी? 30 है, और ये भी एंगल कितना है हमारा? 30 है। तो आप चाहो तो इसका रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज इसे कंपोनेंट भी लिख के कर सकते हो। मेरी बात समझे? मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, पहले मैं कंपोनेंट ही बता देता हूं। देखो, अगर मैं इसका कंपोनेंट इधर लेता हूं, ध्यान से देखना, इधर कंपोनेंट लेते हो या इसका यहाँ पर जो है ऐसे बना लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं इधर करके दिखाता हूं, ऐसे है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम सही से बनाओ। ठीक, अब ध्यान से देखना, इधर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ए 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये एंगल कितना है? 30। तो इधर कितना आएगा जी? के 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये हमारा इधर आएगा साइन 30। और इधर कितना आएगा जी? के 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस 30। ठीक है, उसके बाद जो है इधर आएगा हमारा, ये भी हमारा कितना है? 30। ठीक है, और इधर कितना आया था जी? के 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो इधर अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? के 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर साइन 30। और इधर कंपोनेंट कितना आएगा जी? के 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर कॉस 30। ठीक है, स्क्वायर है, ध्यान देना। अब देखो, जितना नीचे उतना ऊपर, ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब, सिर्फ इधर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं? तो ये कितना आएगा जी हमारा? ई नेट जो आएगा हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा 2 के 4q
डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू कॉस 30, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2, वैल्यू कैसे दिया है, किस फॉर्मेट में, अच्छा आप साइलेंट नोट, के की वैल्यू रख दो, के कितना होता है जी 1/4 पाई, आप साइलेंट नोट 4q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। सब बेसिक फंडामेंटल है, ओवरऑल लग जाएगा ये। अब देखो ये 2 से ये 2 कट कर दो, ये 4 से ये 4 कट कर दो, तो ऊपर कितना आ गया √3q डिवाइडेड बाई पाई, अब साइलेंट नॉट डी स्क्वायर, ये हमारा ई नेट आ गया सिंपल। ऑप्शन में देखते हैं किस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, √3q अपॉन पाई अब साइलेंट नॉट डी स्क्वायर, तो हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है, यही तो आया है सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बेसिक फंडामेंटल है। यही तो कह रहे हैं कि आप स्लोली सवाल को समझो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा, a particle mass m charge q is released from the rest in a uniform electric field if there is no other force of the particle, the dependence speed v on the distance x traveled by it correctly given the graph and systematic not draw scale। मतलब सिंपल ऐसे ही ग्राफ बनाना है, ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझना आप। ये कह रहा कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे मैं रफली बना रहा हूँ, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू को रिलीज किया गया है, मतलब रेस्ट से ऐसे छोड़ा गया है, समझे कि नहीं। तो ये जब रेस्ट से छोड़ोगे तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो यहाँ पर जनरली कुछ डिस्टेंस चलने के बाद एक्स, इसका जो है वेलोसिटी कितना हो जाएगा v। तो इक्वेशन हम लोग लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 2ax, ठीक है, 2। एक्सेलरेशन कितना होगा q e डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स, ये v स्क्वायर है, समझ रहे हो, यानी v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसमें भाई v और x का ग्राफ कौन सा बनेगा, बेसिक थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। कैसा, आपको पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax होता है तो इसका पैराबोला ऐसा बनता है, अगर हमारा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax होता है तो इसका पैराबोला इस तरीके से बनता है इधर। इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सही से लिखो 4ay अगर होता है हमारा, तो इसका पैराबोला कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay लेते हैं, तो इसका पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करना भाई, तो कंपेयर करने का मतलब क्या है, देखो v जो है हमारा y एक्सेस पे है, x तो x ही है, तो ये v स्क्वायर है ना जी, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ जो है ऐसे ही तो बन रहा है, यानी इसे कंपेयर करोगे y के जगह v स्क्वायर करोगे तो इसका भी जो ग्राफ है हमारा ऐसे ही तो बनेगा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करना होता है। थ्योरी सिर्फ पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आप हर पैटर्न के सवाल आपसे लगे, हाँ, लेकिन सवाल लगाने की हैबिट अगर बना लेते हो तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻29 कूलॉम is at the origin 0,0,0. The electric field due to this dipole at r I cap plus 3j cap plus 5k cap. Note that r dot p equal to 0 is parallel to, ठीक है, r dot p 0 है। इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझना है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। r dot p अगर हमारा 0 है, ठीक है,
इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर आर जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी है, यानी जो डाइपोल है हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसकी इक्विटोरियल लाइन पे है। मेरी बात समझे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अगर आर वेक्टर इधर मानते हैं तो यानी इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो कह रहा है, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव ओर की डायरेक्शन की ओर होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। मेरी बात समझे कि नहीं। ये इतना इंफॉर्मेशन ये तो क्वेश्चन में गिवन था हमारा, ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन का है, यहां से पता चला कि इक्विटोरियल पॉइंट पे हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर लगा लो, ठीक है। वैल्यू नहीं पूछा है, नॉर्मल पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल पोजीशन दिस छोड़ दे, पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर इस डायरेक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा, यानी अगर मैं वेक्टर ई की बात करूं तो भाई साहब ये किसके पैरेलल होगा, माइनस डाइपोल मोमेंट पी के पैरेलल होगा। बहुत बेसिक फंडामेंटल है, यानी पी आपको पहले से पता है, पी वेक्टर दिया है माइनस आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 2k कैप। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, ये तो पैरेलल की बात कर रहा है, तो इसी में माइनस के जगह क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके जगह इंटू 10 की पावर कितना दिया है, माइनस का 29, ठीक है। तो माइनस पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 2k कैप इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो ये जो वेक्टर है मैं उससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है। पैरेलल का मतलब सिर्फ डायरेक्शन, तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल होगा जी, ये पैरेलल होगा हमारा आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप का। इसमें ऑप्शन जरा चेक करो, प्लस में है ना, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 की पावर 29 से नहीं मतलब है, ये तो बता रहा है कि पैरेलल, छोटा बड़ा डंडी से नहीं मतलब, समझे, किसके पैरेलल होगा ये पूछा है। क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल सवाल है, ये परपेंडिकुलर समझ में आया तभी पता चला कि इक्विटोरियल का बताना है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, ये कह रहा है कंसीडर अ स्फीयर रेडियस r which carries a uniform charge density rho. The sphere radius r by 2 is cut out of it as shown ratio EA upon EB of the magnitude of electric field EA and EB respectively at point A and B due to the remaining portion. ये बिल्कुल आसान भाषा में पूछा है, कह रहा कि अगर मैं इस स्फीयर का इतना पोर्शन कट करके निकाल दूं तो जो बचा हुआ भाग है उसकी वजह से ए पे और उसकी वजह से बी पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कह रहा उसका रेशियो बता दीजिए। तो पता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आपको मैं एक बार याद दिलाता हूं कि अगर हमारे पास इस तरीके से है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, तो इसके बाहर आर, यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर, इसका रेडियस जो है स्फीयर का आर मान लो, इसका टोटल चार्ज क्यू मान लो। तो यहाँ पे E का जो फॉर्मूला होता है कि क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, R इक्वल टू आर पे E का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, E का जो फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे स्मॉल आर डिस्टेंस मान लो, r लेस देन आर पे निकालते हैं तो E की वैल्यू होता है के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर की पावर 3। अगर आपको लगता है कि ये भूल जाओगे तो इसमें स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रख दो, तो सरफेस पे कितना आना चाहिए, के क्यू अपन आर स्क्वायर रखो कैपिटल आर, तो यहाँ कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। कभी कभी होता है कि ऐसा लगता है भूल जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हम इसके टर्म में नहीं यूज करने वाले हैं। आपको पता है रो इक्वल टू होता है क्यू बाई फी, तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कितना होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू, ये कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ क्यू के जगह हम क्या करने वाले हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो रखो जरा के की जगह रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
इंटू 1/r², क्यू के जगह रखने वाले हैं रो, इंटू 4/3πr³। ठीक है, 4π से 4π कट गया हमारा। ठीक है, कितना आ गया, ρr⁴ डिवाइडेड बाई आप साइलेंट नोट r², और यहाँ 3 ले लो, ये आएगा। अब सरफेस में निकालना, तो स्मॉल r के जगह कितना रख दो, कैपिटल R, तो ये कट जाएगा, तो ρr/3 अब साइलेंट नोट आएगा। अंदर निकालना है तो क्या करना है जी, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहीं रख लो, रो स्मॉल r डिवाइडेड बाई 3 अब साइलेंट नोट। कैसे जी, अंदर वाला ज्यादा है ये जी, याद करना। यहाँ सरफेस पे निकालना है तो स्मॉल r के जगह कैपिटल R तो रखना पड़ेगा ना। अगर ये आपको याद है तो फिर सवाल ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें यही तो बोला है कि कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r which carries a uniform charge density rho. The sphere radius r/2 is cut out. It shown the ratio EA/EB of the magnitude of electric field EA and EB respectively at the point A and B due to remaining portion. ठीक है, मतलब तो मैं इधर बनाता हूं, जरा समझना मेरे साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन पहले बताता हूं। ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ठीक है, तो यहां से जो है ऐसे बना दो, और यहां से ऐसे बना दो। ठीक है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है उसको भी बनाओ ऐसे। ठीक है, ऐसे, और इसमें कोई सा ये कर दो। ये जो है इतना कट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं जी, कट। ठीक है, और ये जो स्फीयर है कैसा है जी, स्फीयर है। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, ये और यूनिफॉर्मली ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है इसकी वजह से इस पॉइंट पे, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे, तो ई ए ड्यू टू रिमेनिंग, ड्यू टू रिमेनिंग, ड्यू टू रिमेनिंग डिवाइडेड बाई ई बी ड्यू टू रिमेनिंग, क्या, रिमेनिंग जो कट करने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये निकालना बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, पहला सिचुएशन समझो, केस बना के समझा देते हैं। ठीक है, यहां पे समझो ऐसे, तो जरा ध्यान से समझना। ठीक है, या इसमें कलर जो है रेड था तो रेड ही करो। ठीक है, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से एक ऐसे लाइन, तो यहां पर कट करो ऐसे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा ऐसे। अब इसमें जो है ठीक इस तरीके से ये लाइन जो है बाद में बनाना चाहिए। चलो ठीक है, फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखना, इसको कट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ सेंटर पे, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था हमारा भाई, अगर मैं इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 0 रख दे, तो इसके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, आपने देखा होगा। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे जी स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर जाएगा सरफेस के बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझे, तो ऐसा, तो यहाँ पे तो 0 है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सेंटर पे ई 0 है। यानी हमारे करने का तरीका ये है कि ये कट हो रहा है, तो ई कट और ये ई रिमेनिंग, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको सिंपली ऐसे बोल दो जी, इसको बोल दो E1 और इसको बोल दो E2, ज़्यादा सही रहेगा। तो इन दोनों को अगर सम करते हो वेक्टर के हिसाब से E1 प्लस E2, तो 0 नहीं आएगा भाई। अगर इस जो कट किया उसे हटाओ नहीं उसको, और ये जो रेड कलर का बचा हुआ रिमेनिंग दोनों को ऐड कर दो, यानी ये कंप्लीट आ जाएगा हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो उसकी वजह से तो सेंटर पे 0 होगा, यानी ए पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो इसका सम क्या आएगा, 0। तो यहां से हमें क्या निकालना है,
E2 इक्वल टू माइनस का E1, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये हो जाएगा E2 की जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वही किसकी वजह से, रिमेनिंग की वजह से ये आ रहा है, ठीक है, एट ए पे। तो ये E2 का तो देखो इस तरीके का शेप की वजह से तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसकी वजह से निकालना इजी है, ठीक है, E1। तो आपको पता है कोई भी अगर हमारा इस तरीके से मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है जी, रेडियस r/2 है, ठीक है, तो इसके जस्ट सरफेस पे E का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े, रो, ठीक है, r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पढ़े जी, इसीलिए हम बताते चल रहा हूं, जस्ट सरफेस पे रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कितना है वही लेना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ये जो कट कर रहा है उसका रेडियस कितना, r/2, समझे, तो यहाँ पे क्या लेना है, r/2, तो यही तो यहाँ रखना था, ये हो जाएगा रो r डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, समझे, और इसी को सिंपली क्या बोला, E ए पे आ गया रिमेनिंग की वजह से, इसको लिख लो केस फर्स्ट। ये अब मैं समझा रहे हैं, जब आप आ जाओगे तो आपको इतना माथा पच्ची थोड़ी लिखना होगा, तो अंडरस्टूड होगा कि भाई इस जो कट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ निकाल दे, वही रिमेनिंग की वजह से आएगा, सीधी सी बात। अब देखो केस सेकंड बना लेते हैं, अब क्या करना है जी, फिर से बनाओ जरा, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बनाओ, है ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इसमें कोई कलर करो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ वाले पॉइंट को क्या बोला है जी, इस वाले पॉइंट पे जहां निकालना है उसको बी बोला है, यहाँ पे निकालना है, लेकिन ये जो रेड कलर है सिर्फ उसकी वजह से, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो, तो इसकी वजह से कितना यहाँ आएगा, इस पहले जब पूरा था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाता, मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये हमारा जो है इधर कर लो थोड़ा, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये समझाने के लिए इतना बना रहा हूं, नहीं तो वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख देता, ठीक है, ध्यान से देखना इसकी वजह से यहाँ पे ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे पॉइंट बी था, इस पूरे की वजह से यहाँ पर जो ई आएगा वो कितना आएगा जी, रो, इसका रेडियस कितना है r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इतने ही दूरी पे अगर इसके सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो ये कितना है हमारा r/2, और ये r है, ये पूरा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस r/2, तो कितना आएगा, 3r/2 आएगा, यानी इस गोले के सेंटर से यहाँ पॉइंट बी था, यहाँ पे अगर आप ई निकालोगे तो कितना आएगा जी, ये वाला फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे आउटसाइड वाला, रो r की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और r जो है कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल r जो ये गिवन ले रहा हूँ हम, कितना, 3r/2, तो इसकी वजह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, रो r की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 3r/2 का होल स्क्वायर, ये क्लियर है। अब इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये रिमेनिंग की वजह से आ जाएगा कि नहीं, तो इस रिमेनिंग की वजह से ई रिमेनिंग की वजह से निकालना है, इसको ही बी बोला है, ई बी, तो ये कितना आ जाएगा जी, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रो आर की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर किधर हो जाएगा, ऊपर 4, नीचे कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर, इससे कट करोगे तो सिर्फ r बचेगा, ठीक है, अभी कितना आ जाएगा जी, 4 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है, रो r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट देखो
यहाँ पर रो बचा, एक आर बचा, 4 बचा, 9 3 जा 27, अब साइलेंट नोट, और कुछ नहीं बचा। समझे कि नहीं? यहाँ पर रख लो। इसी को माइनस करना है तो 4 रो आर डिवाइडेड बाई 27 अब साइलेंट नोट। तो रो आर अपॉन अब साइलेंट नोट को कॉमन ले लो तो 1/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 27, सिंपल। ठीक है। अब इसमें पहले वाले केस में क्या था, ये अगर आपको फास्ट करना होता तो बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत था, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब ई ए अपॉन ई बी पूछ रहा है, ठीक है, तो ये ई ए है हमारा और ये ई बी है, डिवाइड कर दो। ई ए की वैल्यू कितना आएगा जी, रो आर अपॉन 6 अब साइलेंट नोट, और ई बी डिवाइडेड बाई ई बी करना था, रो आर डिवाइडेड बाई अब साइलेंट नोट 1/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 27, सिंपल। यहाँ से रो आर अपॉन अब साइलेंट नोट, रो आर अपॉन अब साइलेंट नोट कट गया, ये कितना आएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 27। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए और भी इजी कर सकते हो, कैसे? अब कैलकुलेशन ही तो करना है आपको, मैं तो कह रहा हूं इसमें ऐसे ले लो 1/6, इसे और छोटा बनाने के लिए 1/3 कॉमन ले लो, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना? अब इसे सिंप्लीफाई करो जरा, कितना आया दी, ई ए डिवाइडेड बाई ई बी इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3। ये एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा जी हमारा, ये आ जाएगा 9, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 1/6, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये 3r/2 पे, अगर इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है तो इसका रेडियस कितना है r/2, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा, ये वाला लगाएंगे हम लोग, रो r की पावर 3 अपॉन 3 अब साइलेंट नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। इसके जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, रेडियस कितना है जी r/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 अब साइलेंट नॉट, कितने डिस्टेंस पे निकालना है जी 3r/2, स्मॉल r की वैल्यू होगा, है ना, 3r/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रो r/2 का होल स्क्वायर इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 3 अब साइलेंट नॉट, अब ये 3 की पावर 2 है हमारा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी हमारा 9 3 जा 27, तो रो आर डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2 अब साइलेंट नोट, सिंपल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब इसमें इस रिमेनिंग की वजह से निकालना है ई रिमेनिंग, ठीक है। ई जो निकालना है रिमेनिंग, रिमेनिंग की वजह से निकालना है तो इसे ये ई बी कह रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें से उसे सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो रो आर डिवाइडेड बाई 3 अब साइलेंट नोट माइनस रो आर डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2 अब साइलेंट नोट, इसमें से रो आर अपॉन 3 अब साइलेंट नोट को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 18, सिंपल। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, ये हो जाएगा रो आर डिवाइडेड बाई 3 अब साइलेंट नोट, यहाँ 18 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ये हमारा निकला ई बी। और इस वाले केस में अभी हम लोग निकाले थे ई ए, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। हमें निकालना था क्या जी ई ए डिवाइडेड बाई ई बी, ठीक है। तो ई ए कितना निकाले थे, ठीक है, ये हमारा था ई ए रो आर अपॉन 6 अब साइलेंट नोट, ठीक है। और ये अभी कितना आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 17 अपॉन 18, तो इधर कहीं डिवाइड करते हैं, ई ए डिवाइडेड बाई ई बी कितना जी रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है रो आर अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 17/18। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो आर, ये कितना हो जाएगा 18/70। रो आर से रो आर कट गया, इससे कटा तो ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा जी 18 डिवाइडेड बाई 7, 2 जा कितना होगा 34, तो 18/34 आएगा इसका फाइनल आंसर। समझ गए? तो इसका आंसर देखो 18/34, तो फाइनली जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के सवाल थोड़ा सा मैंने टाइम लेके समझाया हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ओरल करना चाहो तो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट दोबारा बताता हूँ, ये कह रहा था इसमें से इतना पोर्शन कट कर दो तो रिमेनिंग की वजह से यहाँ और यहाँ जो फील्ड आएगा उसका रेशियो बताओ। तो मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर दो तो पूरा स्फीयर बन गया, सेंटर पे तो 0 होता है, यानी इसकी वजह से जो यहाँ आएगा वही रिमेनिंग की वजह से आएगा। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया ये वाला, कि अगर किसी के सरफेस पे निकालना हो, क्या जी, सरफेस पे निकालना हो तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब उसका रेडियस r/2 था तो r/2 रखे तो यहाँ 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया। दूसरा केस मैंने यहाँ बना के बताया था। अच्छा, अब इसमें से इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड जितना आएगा और ये पूरे की मतलब इसकी वजह से यहाँ और इसकी वजह से यहाँ, इसी को तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग की वजह से आ गया। ये तो बाहर निकल रहा है, r/2 है, रो r की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाना था। सिंप्लीफाई किए तो सरफेस वाला कॉन्सेप्ट लगाना था, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना आया, फिर मैंने यहाँ डिवाइड किए तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। स्लोली और सिस्टमेटिकली सवाल को समझने का प्रयास करिए, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।